नमस्कार, मैं राजेश मिश्रा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल गुड टू नो बाय राजेश पे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहें। इन्वेस्टमेंट रिटर्न में क्या शो करें? फॉर्म 16 मिल गया है पर इन्वेस्टमेंट क्या करें? हमें से बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं और समझ नहीं आता है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें, और इसके लिए या तो हम अपने फ्रेंड से सजेशन लेते हैं, अपने रिलेटिव से, ऑफिस अकाउंटेंट से, या फिर किसी सीए फ्रेंड से। मैं ये नहीं कहता कि इनकी सजेशंस गलत होती है, लेकिन आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें किसी भी तरीके से, चाहे आप टैक्स के लिए करें कैसे भी करें, आपको उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि आप क्या इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट 1961 की, जहां पर आप 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स रिबेट पा सकते हैं और उसके अलावा 50,000 रुपीज़ NPS में भी कर सकते हैं। तो एक सैलरीड एम्प्लॉय, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, और एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सेक्शन 80C के तहत टोटल 2 लाख रुपए तक की सेविंग्स कर सकती है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की, जिसमें ना केवल आप अपना टैक्स बचा सकते हैं बल्कि अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर सकते हैं। और हाँ, कुछ ऐसे भी ऑप्शंस की जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी उसके लिए पे कर रहे हैं। मैं चाहता हूं दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि एंड में मैं आपको कोई एक ऐसी इंपॉर्टेंट टिप देना चाहता हूं जिसको फॉलो करके आप अपना ना केवल टैक्स बचा सकते हैं, आप अपनी वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को भी सिक्योर कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, आप इसे समझ के चलिए, इट्स अ काइंड ऑफ अ म्यूचुअल फंड, जहाँ पर जो फंड हाउस है वहाँ वो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 65% मिनिमम इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करता है और रिमेनिंग डेब्ट में करता है। ये वेरी भी कर सकता है। यहाँ पर आपका जो लॉकिंग पीरियड है वो 3 इयर्स का है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 500 रुपीज़ से कर सकते हैं। अब अगर इसमें टैक्सेबल इनकम की बात करें तो इनिशियल 1 लाख कैपिटल गेन जो आपको होता है वहाँ पे कोई टैक्स नहीं देना होता है। उसके ऊपर अगर आपको और कैपिटल गेन होता है तो उस पर 10% का टैक्स लगता है। अब ELSS आप SIP के थ्रू भी कर सकते हैं, जिसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। ELSS को ओपन करने के लिए आप नियरेस्ट फंड हाउस जा सकते हैं, अपनी बैंक को अप्रोच कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी बैंक्स को अप्रोच कर सकते हैं और वहाँ से आप मंथली डिडक्शन ऑप्शन जो कि SIP होता है उसको ऑप्ट कर सकते हैं। ELS में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 to 14% ऑफ रिटर्न। हाँ, लेकिन ये मार्केट पे भी डिपेंड करता है। अगर मार्केट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही है तो जो मैंने आपको 10 to 14% बोला है ये वेरी कर सकता है, लेकिन आप एक्सपेक्ट करके चलिए क्योंकि 3 साल का हमारा लॉकिंग पीरियड है तो 10 to 14% आपको रिटर्न इसमें मिल जाएगा। NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम वो ऑप्शन है जहाँ पर आप 1.5 लाख के ऊपर 50,000 रुपये तक की और सेविंग कर सकते हैं, तो आप टोटल टैक्सेबल रिबेट 2 लाख रुपये तक की ले सकते हैं सेक्शन 80C में ही। अब नेशनल पेंशन स्कीम में हम बात करते हैं लॉकिंग पीरियड की, तो ये रहता है टिल रिटायरमेंट। सेकेंड चीज़, हम बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, तो इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है 1000 रुपीज़। अब रिटर्न की बात करते हैं तो ये पार्शली टैक्सेबल है। अब ये पार्शली टैक्सेबल क्यों है? क्योंकि जो आपको लमसम रिटर्न मिलेगा उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, लेकिन जो आपको पेंशन के तरीके से जो अमाउंट आएगी उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है, तो इसलिए ये पार्शली टैक्सेबल रहता है। अब NPS के लिए हम कैसे सेविंग कर सकते हैं? तो NPS के लिए आपको एक वेबसाइट है जो कि ऊपर मेंशन है, enpsdl.com। आप यहाँ पे जा सकते हैं और आप अपना सेविंग्स यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। NPS में जो आपका जो अमाउंट है वो दोनों ही मार्केट में और डेब्ट दोनों में लगता है। ये आपके पास ऑप्शन रहता है, आप इसको स्विच भी कर सकते हैं। तो अगर तो आप सारा का जो ऑप्शन, अगर आप पैसा इक्विटी वाले ऑप्शन के साथ चूज़ कर सकते हैं तो आप 12 to 14% का इसमें रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप इसमें डेब्ट में रखते हैं तो आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें 8 से 9% का। सुकन्या समृद्धि योजना, अब ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जहाँ पर ये स्कीम में गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए और उनके मैरिज एक्सपेंसेस आप बियर कर पाएँ। अब यहाँ पर आप पर गर्ल चाइल्ड एक अकाउंट खोल सकते हैं और मैक्सिमम
2 गर्ल्स चाइल्ड के बेसिस पे आप अकाउंट खोल सकते हैं। तो अगर आपकी 2 से ज़्यादा लड़कियां तो आप 2 लड़कियों तक का ही अकाउंट खोल सकते हैं, जब तक कि वो 10 साल तक की एज की होती है, उसके बाद नहीं खुलेगा ये अकाउंट। अब इस अकाउंट का लॉकिंग पीरियड क्या रहता है? इस अकाउंट का लॉकिंग पीरियड रहता है 21 साल, जब तक लड़की की शादी नहीं हो जाए या शादी हो जाए उससे पहले। पार्शियल विड्रॉल होता है नहीं होता है? तो हाँ, 18 साल की एज में आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं गर्ल एजुकेशन के लिए, या फिर ऑब्वियसली अगर मैरिज के लिए आप करना चाहते हैं तो ये तो है लॉकिंग पीरियड। अब इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है? तो अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे है वो है 7.6%, जो कि गवर्नमेंट जो है क्वार्टरली रिव्यू करती है, और ये हर क्वार्टर में चेंज होता रहता है, तो ये वेरी होता है। अब इसका आपको जो रिटर्न है, क्या वो टैक्सेबल है या नहीं है मैच्योरिटी पे? तो हाँ, इस पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है, और मैच्योरिटी पे कोई भी आपको टैक्स इस पर नहीं लगता है। अब सुकन्या समृद्धि योजना के लिए मैं कैसे अपनी लड़की के लिए अकाउंट खुलाऊं? तो इसके लिए आपको अपने नियरेस्ट बैंक को अप्रोच करना होता है, और वहां जाकर आप अपनी लड़की के लिए अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो ये है सुकन्या समृद्धि योजना। पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो यहाँ पे कोई भी सैलरीड या नॉन सैलरीड पर्सन अपना जो टैक्स है वो सेव कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है। यहाँ पर जो लॉकिंग पीरियड रहता है वो रहता है 15 ईयर्स का, जो कि आप बाद में और अगले 5 साल के लिए बढ़ा भी सकते हैं। क्या पार्शियल विड्रॉल अलाउ है? हाँ जी, आफ्टर 7 ईयर्स आपको पार्शियल विड्रॉल इसमें कर सकते हैं। अब बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें कितनी होती है। तो इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज़ से आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पीपीएफ आप ओपन कैसे कर सकते हैं। आप कोई भी नियरेस्ट बैंक को अप्रोच कर सकते हैं और पीपीएफ वहाँ पर ओपन कर सकते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो ये करंटली है इसमें 7.2%। अगेन ये क्वार्टरली बेसिस पे रिव्यू होता है, तो ये वेरी कर सकता है। तो आप पीपीएफ में भी इन्वेस्टमेंट करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। एनएसएस, नेशनल सेविंग स्कीम। अब ये गवर्नमेंट स्कीम है जो कि बैक्ड बाय पोस्ट ऑफिसेज है। अब यहाँ पर आप किसी भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाके यहाँ पे सेविंग कर सकते हैं। यहाँ पे जो मिनिमम सेविंग होती है वो होती है 1000 रुपीज़ की, और 5 साल का इसके अंदर आपका लॉकिंग पीरियड रहता है। अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो वो है 6.8%। इसमें कोई भी प्री मैच्योर विड्रॉल्स अलाउड नहीं है, और हाँ, अगर कोई डेथ या इस तरीके से कोई सिचुएशन होती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है आपका एनएसएस, जो कि आप पोस्ट ऑफिस पे जाके इसको ओपन कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट 5 ईयर्स प्लान। अब फिक्स डिपॉजिट बहुत ही फेमस सेविंग ऑप्शन है जो हम में से बहुत सारे लोग ऑप्ट करते हैं। तो ये आप 5 साल तक के लिए आपका जो रहता है फिक्स डिपॉजिट रहता है। हाँ, लेकिन अब हम इसमें बात करते हैं कि टैक्सेबल विड्रॉल की। तो हाँ, इसका जो भी विड्रॉल है वो टैक्सेबल रहता है, आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ता है। 5 साल से पहले आप इसमें कोई भी विड्रॉल नहीं ले सकते हैं। अब अगर हम इसकी इंटरेस्ट रेट की बात करें तो ये बाकी जितने भी सेविंग स्कीम है उसके कंपैरेटिवली इसका इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम है। तो इसमें आपको तकरीबन 5.5% तक का इंटरेस्ट मिलता है। और अगर आपको एफडी करानी है तो आप किसी भी नियरेस्ट बैंक पे जाके आप अपना फ़िक्स डिपॉज़िट की एफडी बनवा सकते हैं। और इसमें लमसम अमाउंट का डिपॉज़िट रहता है, आप इसमें पार्शियल डिपॉज़िट नहीं कर सकते, लमसम ही आपको विड्रॉ करना पड़ता है, और उसी का आपको जब एफडी आपकी मैच्योर हो जाएगी आपको रिटर्न मिलता है, पर हाँ टैक्स लग के। तो ये है आपका फ़िक्स डिपॉज़िट ऑफ फॉर 5 ईयर्स। तो दोस्तों, ये सारे थे वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिसको आप चूज़ करके सेक्शन 80C के अंदर 2 लाख रुपए तक की सेविंग कर सकते हैं। अब जब आपको फॉर्म 16 मिलता है या आप जब भी इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन करते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं, और आपको इसका पता होना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए आप इसको कैलकुलेट कैसे करें। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्रोविडेंट फंड EPF, जो कि आपका एम्प्लॉयर डिडक्ट करता है। तो जितना भी साल का वो डिडक्ट होता है वो अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे या उसका एक सम बनाएंगे, से फॉर एग्जांपल अगर वो 10,000 बनता है तो वो 10,000 आप ऑलरेडी 1.5 लाख के अंदर आपको उसमें रिबेट मिल जाएगा। तो आपको फिर जो टैक्स सेविंग करनी है वो रिमेनिंग अमाउंट की करनी है, जो कि बचता है 1,40,000। या अगर आपको 2 लाख रुपए तक की बचानी है तो जैसे मैंने बताया आप NPS में भी 50,000 रुपये कर सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है कि आपका सैलरी स्लैब क्या है और उसके अकॉर्डिंग आपको कितना सेविंग करना है। तो जैसे मैंने बताया, एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऐसा है जहाँ पे जो अमाउंट डिडक्ट होता है वो आप शो कर सकते हैं। दूसरा होता है होम लोन। तो अगर आपने होम लोन ले रखा है और उसका प्रिंसिपल अमाउंट का आप EMI पे कर रहे हैं तो वो भी आप टैक्स रिबेट के लिए शो कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि होम लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट आप पे कर रहे हैं वो भी टैक्स रिबेट के अंदर कैलकुलेट होता है।
थर्ड होता है ट्यूशन फ़ी। तो जो भी आप अपने बच्चों के लिए ट्यूशन फ़ी पे कर रहे हैं वो भी आप एज अ टैक्स रिबेट दिखा सकते हैं। तो ये सारे वो ऑप्शंस हैं जहाँ पर आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, लेकिन हाँ, जो आप पे कर रहे हैं तो इसके बेसिस पे आपका जो टैक्स रिबेट है वो आप इन सारी चीज़ों को आप वहाँ पे शो कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम इन तीनों चीज़ें अगर आप दे रहे हैं, इसके बाद अगर कोई अमाउंट लेफ़्ट ओवर बचता है तो आप उसके लिए जो मैंने आपको ऑप्शन सारे बताए उसमें से ऑप्शन चूज़ करके आप इन्वेस्टमेंट करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो सारी बातें हो गई कि इन्वेस्टमेंट रिटर्न कैसे कर सकते हैं, वो कौन से ऑप्शंस हैं जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट को अपनी टैक्सेबल रिबेट भी पा सकते हैं और उसके साथ साथ अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उस इम्पॉर्टेंट टिप की जो मैंने आपसे बोला था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जब भी आप कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो आप इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखें, और अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। तो फर्स्ट, सबसे पहले आप अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करें। लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए आप लीजिए टर्म प्लान। टर्म प्लान इज़ द बेस्ट प्लान इन द मार्केट, जहाँ पर अगर खुदा ना करे या कोई ऐसे भी इवेंट आता है, अनफॉर्सीन इवेंट आता है, फैमिली में कोई डेथ होती है, तो एक लमसम अमाउंट आपको फैमिली को मिलता है, तो वो प्रोटेक्ट रहते हैं। तो सबसे पहले लीजिए टर्म प्लान। दूसरा, आप लीजिए मेडिकल क्लेम। अब जैसी सिचुएशन चल रही है, अब वो चाहे कोविड है या कोई भी डिज़ीज़ है, अब वो चाहे कितनी भी अलार्मिंग डिज़ीज़ है, इनमें बहुत सारा खर्चा होता है दोस्तों, और इसके लिए हमारे पास कोई प्लान ज़रूर होना चाहिए या कोई इन्वेस्टमेंट ज़रूर होना चाहिए। एकदम से इन्वेस्टमेंट नहीं आती है, तो आप एक मेडिक्लेम ज़रूर लीजिए अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। ये आपको बहुत हेल्प करेगा जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है और आपको एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप इसको यूज़ करके आपको ये बेनिफिट देगा, वहाँ पर आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा कि कैसे मैनेज करूँ चीज़ों को। तो ये तो हो गया सेकेंड ऑप्शन। अब तीसरे पे आते हैं, वो होता है वेल्थ क्रिएशन। अपनी वेल्थ में कैसे बढ़ाऊँ, तो उसके लिए आप अपना इन्वेस्टमेंट आज ही से शुरू करिए म्यूचुअल फंड्स में। जैसे मैंने आपको एक ऑप्शन वैसे भी बताया है ELSS, तो वो भी म्यूचुअल फंड का ही एक पार्ट है। तो आप मंथली कुछ अमाउंट SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इस तरीके से ज़रूर करिए, ताकि जब आपको इसका रिटर्न मिले तो वो एक अच्छा रिटर्न भी मिलेगा और आपका एक इन्वेस्टमेंट आपके पास एक अच्छा और सिक्योर रहेगा, तो इससे आपकी वेल्थ बढ़ेगी। तो ये तो हो गया वेल्थ क्रिएशन। और सबसे लास्ट चीज़ कि जब मैं रिटायर हो जाऊं तो मेरे पास एक फ़िक्स इनकम का सोर्स होना चाहिए। उसके लिए आई शुड इन्वेस्ट इन NPS, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका बहुत ही अच्छा है, और जैसे मैंने बताया कि जो टैक्सेबल जो भी अमाउंट आपको दे रहा है वो पार्शियली होता है, लमसम पे नहीं मिलेगा, लेकिन जो पेंशन मिलेगी उस पर होता है। तो अगर आप फॉलो करेंगे टर्म प्लान को, आप फॉलो करेंगे मेडिक्लेम को, आप वेल्थ क्रिएशन के लिए जाएंगे म्यूचुअल फंड्स पे, ELSS पे, और लास्टली आप NPS में सेव करते रहेंगे, तो अगर आप इन ऑप्शंस के साथ अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो आपका फ्यूचर भी सिक्योर रहेगा और आपका इन्वेस्टमेंट भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, जो मैंने आपको ऑप्शंस बताए हैं इन्वेस्टमेंट के और जो मैंने आपको प्लानिंग करने वाली जो टिप दी है, आप अगर इनको फॉलो करेंगे तो ये आपको बहुत ही बेनिफिट देगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग फंड अवेलेबल हमेशा रहेंगे आपके पास। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको फॉलो करेंगे, और जल्दी ही मिलता हूँ अपने आने वाले वीडियोस पे कुछ ऐसी ही इम्पॉर्टेंट जानकारी लेते हुए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मैंने डिस्क्रिप्शन में ये भी डाल रखा है कि इन सारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स को आप अगर आपको सेविंग्स करनी है तो आप कहाँ पे जाके, दो तो मैंने बताया है, लेकिन मैंने वहाँ पे कुछ वेबसाइट्स का भी इंफॉर्मेशन मैं डाल रहा हूँ, और कुछ ऐसे बैंक्स की इन्फॉर्मेशंस भी आपको मिलेंगी जहाँ पर आप जाके ये सारी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। टरा।